Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Saraswat International School वापी in collaboration with विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा एरिया अंडर था कब चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक हमारा हो चुका था, अगर आपको याद हो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था रेशियो में डिवाइड करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा एरिया बाउंडेड बिटवीन साइन इनवर्स मॉड साइन एंड y इज इक्वल टू, दूसरा का मुझे रखा है साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो साइन इनवर्स साइन से ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। कॉस का क्या होता है बेटा, 0 से लेके पाई के बीच में। और टेन का किस तरह से होता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, बट बेटा अगर मेरा यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो आप जानते हैं कि जो भी चीज नेगेटिव में होगी वो कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा बेटा, ये मेरा पाई था तो बेटा ये बनेगा 0 से लेके पाई तक, पहले 0 से लेके पाई बाय 2 फिर पाई तक। ठीक है, उसके बाद की वैल्यू बेटा जो मेरी नीचे आने वाली थी बेटा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर। क्या ये बात सभी को समझ में आई? नहीं आई? कहाँ हो जाएगी बेटा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर। क्लियर? और हमें 0 से लेकर 2 पाई तक ही निकालना है तो हम सिर्फ इतना सा ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अच्छा दूसरा बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा तो बेटा ये एक्चुअल में कर्व बन रहा है एक्स स्क्वायर का। किसका बेटा? एक्स स्क्वायर का। और उसका कर्व कैसा होता है बेटा, कुछ इस तरह से। तो बताओ जब ये पाई बाई 2 पे पहुंचेगा तो ये कहां पे होगा बेटा, पाई स्क्वायर बाई 4 वैल्यू मुझे दे देगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब बेटा इसमें जो काम की चीज वो हमको समझनी होगी, पहली बात तो ये समझनी होगी कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है, जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो एक्स से छोटा होगा अगर मेरा एक्स 1 से छोटा है तो। ठीक है, मतलब मान लो ये पॉइंट अगर मेरा 1 है तो 1 से पहले स्क्वायर वाला कर्व मेरा क्या होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन से छोटा होगा। क्लियर? और 1 के बाद बेटा जो मेरा कर्व जाएगा बेटा वो उससे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बात सभी को समझ में आई नहीं आई? दूसरी बात बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये जो कर्व बनेगा वो पीरियोडिक कर्व बनेगा क्योंकि फिर से साइन का ही कर्व है तो वापस बार बार ऐसा होता रहेगा, हर बार ऐसा होता रहेगा। तो बेटा अगर आपसे देखें तो बेटा ये जो कर्व है जो इधर था 0 से लेके पाई बाय 2 में, बेटा सेम वही कर्व बनेगा बेटा मेरा पाई बाय 2 से पाई के बीच में। ठीक है, और बेटा सेम यही कर्व बनेगा पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में, और बेटा उसके बाद 3 पाई से 2 पाई के बीच में। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा बजाय मैं सभी को निकालने के किसी एक कर्व को निकाल लूंगा, 0 से लेके पाई के बीच वाला कर्व को फाइंड आउट कर लेंगे और बेटा उसके बाद उस कर्व का मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 0 से लेके 1 तक अगर मैं देखूं तो x मेरा बड़ा है, देखो यहां तक मेरा x मेरा बड़ा है तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बेटा 1 से लेके पाई बाय 2 तक मेरा एक्स स्क्वायर बड़ा है तो 1 से लेके पाई बाय 2 तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा, बेटा रिमार्क देखिए, रिमार्क क्या बोल रहे हैं बेटा। पहला रिमार्क क्या है बेटा हमारे पास, पहला रिमार्क है बेटा एरिया बाउंडेड बिटवीन द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ठीक है बेटा, वो कितना होता है जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं इन दोनों कर्व को बनाता हूं तो एक कर्व तो कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, दूसरा कर्व बेटा कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब दोनों में से जो एरिया हमारा कवर अप हो रहा है बेटा वो एरिया क्या है बेटा, ये बेटा मेरा एरिया जो है उन दोनों के बीच में बाउंडेड हो रहा है। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 16ab अपॉन 3, 16ab अपॉन 3। और बेटा अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 4a इंटू 4b अपॉन 3। ठीक है, तो बेटा यहां से मेरा सीधा फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, सीधा फॉर्मूला बनता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, रिमार्क 2 क्यों बोल रहा है बेटा, अगर मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx के बीच का एरिया निकालना है, मतलब अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, ये मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया और ये बेटा मेरी स्ट्रेट लाइन होगी y इज इक्वल टू mx। अगर मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, तो एरिया क्या होगा बेटा 8/3 a स्क्वायर m क्यूब, 8/3 a स्क्वायर m क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट वाई। बेटा अभी अगर मैं दोनों ग्राफ को देखूं तो मेरा पहला काम क्या होगा कि भैया मैं दोनों की स्क्वायरिंग कर दूं। क्या कर दूं? स्क्वायरिंग, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था वो स्क्वायर फॉर्म में पढ़ा था, पैराबोलिक कर्व। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा, देखो बेटा एक्चुअल में दोनों को पॉजिटिव लेने का पर्पस क्या है, अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो भी कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा एक कर्व मेरे ऊपर जाने वाला है और इस तरह से,
ठीक है। और दूसरा कर्व बेटा मेरे पास इस तरह से आने वाला है, ठीक है ना। बट हम जानते हैं स्क्वायर रूट जब हम लगाते हैं तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आती है, क्या सभी को पता है? नहीं पता? प्लस माइनस दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। बट बेटा इस कर्व के अंदर जो इनका नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे इसकी मैं बात करता हूँ, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है? नीचे वाला। और इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो बेटा इन दोनों के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। इंटरसेक्शन जो हो रहा है बेटा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, मतलब पॉजिटिव पार्ट को लेके ही हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इसे स्क्वायर करके भी सॉल्व करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पहली बात ये समझ में आई? नहीं आई? मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर स्क्वायर रूट दे रखा हो और आपको उसका स्क्वायर करना पड़े तो ध्यान रखिएगा कोई एक्स्ट्रा चीज तो मेरे साथ जनरेट नहीं हो जा रही है, ठीक है। तो एज कितना आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 1, हाँ जी, अपॉन में 3। तो बेटा मेरा आंसर आ गया 1/3, ठीक है। हाँ एक बात और समझना बेटा कि अगर मेरे x और y के कोफिशिएंट बेटा हमेशा अगर इक्वल रहते हैं तो बेटा ध्यान रखना कर्व हमेशा जो भी बनेगा बेटा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा हमेशा 4,4 a,b ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है बेटा, कर्व मुझे कर्वन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू एक्स। और बेटा एक्स स्क्वायर बेटा मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई and area bounded between x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 4, y is equal to 4। बेटा देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y x, और बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। बेटा इधर मुझे x की वैल्यूज भी दे रखी है। बेटा अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो पहली बात तो सर जो सेंस जा रहा है वो पहला बोला का जा रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बट सर ये a ना होके रूट y दे दिया, पंगा कर दिया है। इधर भी y है और इधर भी y है तो बेटा पंगा हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा एक बात जरा सोचिएगा, क्वेश्चन में मैंने आपसे कई बार कहा है कि कभी भी अगर ऐसी चीज आती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि भैया मैंने आपसे कहा भी था कि ट्राई करो कि जो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको दे रखा है, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं चाहे वो कंटिन्यूटी हो चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी हो, अगर हमें कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा होता था तो हम पहले उसको डिफाइन कर लिया करते थे कि क्या उसकी वैल्यू निकलना पॉसिबल है। तो अगर बेटा आप देखते हैं तो एग्जामिनर ने मुझे साफ साफ बोल रखा है y कहां से कहां तक है बेटा, मेरा y 1 से लेके 4 तक है, और x भी कहां से कहां तक है बेटा 1 से लेके 4 तक है। तो बेटा अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x की रेंज निकालूंगा तो कहां से कहां तक आएगी 1 से 2, और स्क्वायर रूट y कहां से आएगी बेटा 1 से लेके 2, ठीक है। और बेटा अगर मैं जानता हूं किसी भी फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है और अगर आपने उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोट पहना दिया तो बंधु वैल्यू क्या दे देगा 1। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में जो वैल्यू है अगर आपने उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोट पहना दिया तो वैल्यू क्या देगा बेटा 1। जैसे कि मान लो 2 पॉइंट मैंने ले लिया 1.2 तो 1 देगा, 1.4 तो 1 देगा, 1.8 तो 1 देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब बेटा ये क्वेश्चन में जो ये चीज लिखी हुई है ना इसे पागल बनाने की लिखी हुई है, इसका मतलब A1 है, ठीक है। हाँ इसका मतलब क्या है 1 है, इसका मतलब मेरा एक्चुअल कर्व क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो सर मतलब मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है बेटा, मैं निकालना तो है बट कंडीशन भी ध्यान रखना क्या कि भैया मुझे x इक्वल टू 1 से 4 तक ही एरिया निकालना है, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों का कोफिशिएंट मेरा इक्वल है, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, ये इंटरसेक्ट करेंगे 4,4 पे, 4,4 पे बेटा ये इंटरसेक्ट करेंगे, और कहां पे 0,0 पे, ठीक है। बट एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि मुझे जो एरिया निकालना है वो x इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन और x इक्वल टू 4 के बीच का निकालना है, ठीक है, और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 के बीच का ये निकालना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ये वाला कर्व निकालना है, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा 1 से लेके ये वाला जो y इक्वल टू 1 क्या होगा, अगर मैं लोअर वाले कर्व में y इक्वल टू 1 डालता हूं, ठीक है, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी देखो। हाँ अगर मैं इसमें y इक्वल टू 1 डालता हूं तो मुझे x स्क्वायर मिल गया 4, मतलब x क्या मिल गया 2 मिल गया, मतलब मेरी ये वाली वैल्यू क्या होगी 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब बेटा 1 से लेके 2 के बीच में जो कर्व हमारा बाउंडेड हो रहा है वो एक तो ऊपर वाला कर्व हो रहा है, कौन सा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये वाला कर्व बाउंडेड हो रहा है
4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और बेटा दूसरा जो कर्व बाउंडेड हो रहा है बेटा वो स्ट्रेट लाइन है, ना कि मेरे पास y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व। काम की बात यहाँ पे ये हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में दो चीज काम की, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को खोलना, दूसरा बेटा हम सीधे इसको माइनस करके आंसर निकाल देते हैं। दूसरी मिस्टेक बेटा हमसे ये होती है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 2 तक अपर कर्व माइनस लाइन, और बेटा 2 से लेके 4 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, 1 से लेके 2 तक अंडर रूट में ये वाला कर्व था, अंडर रूट में 4x माइनस 1, ठीक है, और 2 से लेके 4 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अंडर रूट में 4x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dy। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, रिमार्क। रिमार्क क्या बोल रहा है बेटा, एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है बेटा, पाई ए बी। कितना होता है बेटा, पाई ए बी। ठीक है, अगर बेटा मैं प्रूफ की बात करूं तो बड़ा लॉलीपॉप प्रूफ है, सभी जानते हैं। कैसे? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जानता हूं बेटा मेरे पास कितने होते हैं, ए cos थीटा और बी sin थीटा। मेरा ये वाला कर्व होगा, होगा नहीं होगा? वैसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानो चाहे मत मानो, मर्जी आपकी है। आपको सिंपल सा बेटा इसका एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ से मेरा y क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से मेरा y निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट इंटू बी, यही तो निकलेगा मेरा y। तो b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी दोनों में से कॉमन आ गया। इंटू 4 क्यों किया बेटा, क्योंकि बेटा x की डिग्री भी इवन और y की डिग्री भी इवन, मतलब बेटा बिंदु मेरा x के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y के अबाउट भी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो मुझे मिल गया 0 से लेके इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक 4 का बाहर मल्टीप्लाई b इंटू अंडर रूट दिस। ठीक है, अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं तो बी वाई ये बेटा मेरा बाहर निकल चुका है, और बेटा इसको इंटीग्रेट करना हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है ना, और अगर नहीं आता तो x को एक cos थीटा निकलो, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा पाई ए बी। कितना आंसर आएगा बेटा, पाई ए बी। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से फायदा क्या है जरा वो समझिएगा बेटा। देखो हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा, अगर मैं, और दूसरा कर्व दे रखा है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब बेटा अगर मैं दोनों को ध्यान से देखूं तो बेटा क्या मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को बेटा अगर मैं इधर ले जाता हूं तो माइनस 4x माइनस 5 होगा। 1 बेटा मैंने दोनों तरफ ऐड किया तो बेटा 1 मेरा दोनों तरफ क्या हो गया, ऐड हो गया। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या बन चुका है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1। क्लियर? तो बेटा यहाँ से y माइनस 1 को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल Y, और x प्लस 1 को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल X। ठीक है, तो बेटा मेरे पास कर्व क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास कर्व हो जाएगा बेटा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। क्या ये चीज सभी को समझ में आई नहीं आई? अगर आपको याद हो तो आपने अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर और बाकी जो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी थी 11th में, वहां पे आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। याद है सभी को कि हम ऑरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इसकी जगह इसको लिख रहा हूँ, मतलब मेरी ऑरिजिन शिफ्ट कहाँ हुई है बेटा, मेरी ऑरिजिन शिफ्ट हुई है किस पे, -1,1 पे, -1,1 पे। ठीक है, जहां पे ये चीज 0 देती है। देखो हम जानते हैं मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये 0 कहाँ पे देता है, 0 पे, और ये 0 कहाँ पे देता है, 0 पे। ठीक है, तो बेटा ये वाला फंक्शन 0 कहाँ पे देगा बेटा, y इज इक्वल टू 1 पे, और ये 0 कहाँ पे देगा बेटा, x इज इक्वल टू -1 पे। इसका मतलब जो मेरी इस कर्व के लिए जो नई ओरिजिन है वो क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और शेप क्या होगी बेटा, शेप बेटा उसकी सेम पैराबोलिक शेप होगी जो वाई स्क्वायर माइनस 4ax की होती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हम जानते हैं इसकी शेप कौन सी होती है, ये वाली, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये कर्व शिफ्ट हो गया है, y इज इक्वल टू 1 और -x, वो बेटा इधर आता है। मतलब बेटा जो ये कर्व मेरा यहाँ बनने वाला था बेटा, वो कर्व बेटा अब मेरा इधर बनेगा कुछ इस तरह से। क्या क्लियर हुआ सभी को नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा दूसरा कर्व बेटा मुझे इधर रखा था बेटा, मैंने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है,
तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू y-1। तो बेटा ये आ गया x², इसकी जगह x² और इसकी जगह बेटा y। ठीक है बेटा, अगर मैं दोनों कर्व्स को ध्यान से देखता हूं तो देखो इधर भी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, और बेटा इधर भी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1। इसका मतलब मैंने दोनों की दोनों ग्राफ को शिफ्ट किया है। क्या क्या बेटा, मैंने दोनों ग्राफों को शिफ्ट कर दिया है किधर, 0, -1 पे, 1, -1 पे, मतलब कुछ इस तरह से। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इधर बेटा थोड़ा ग्राफ को आप सुधार लीजिएगा। ग्राफ जो एक्सिस है वो ऊपर ना बन के नीचे ना बन के इस तरह बनेगी। एक्सिस मेरी कहाँ आएगी, एक्सिस मेरी नीचे आएगी, क्योंकि y मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कर्व मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? कर्व मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। अब बेटा यहाँ पे से इसका फायदा, मेहनत क्या हुई सर, इसका फायदा क्या हुआ बेटा? इसका फायदा ये हुआ कि जब हमने ग्राफ की एक्सिस को शिफ्ट किया तो बेटा ग्राफ की शेप में कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ। जो मेरी ओरिजिनल ग्राफ था उसका शेप वही रहेगा। ठीक है ना, आपने सिर्फ एक चीज को उठा के दूसरी जगह रख दिया है, और अगर मैं किसी भी चीज को उठा के दूसरी जगह रखता हूं तो उसका एरिया कन्वर्ट नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है, आप स्कूल में जाओगे तो भी आपका वेट 50 kg 60 kg, मान लो किसी बच्चे का वेट, स्कूल में गया तो भी 60 kg होगा, घर गया तो भी 60 kg होगा। ऐसा तो नहीं है दोनों की जगह दोनों जगह उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बदल जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा इससे फायदा क्या हुआ, इसका मतलब बेटा आपको बजाय इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन एरिया निकालने के बजाय आपको सिंपली इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन कर्व का एरिया निकाल लेना है। और हम जानते हैं इन दोनों कर्व का एरिया कितना होता है। अगर हम मुझे दो पैराबोला के कर्व का एरिया निकालना है तो हमारे पास आंसर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3। तो मेरे पास कितना आ गया, -4 इंटू, देखो -4 इंटू, हाँ ये -4 नहीं है बेटा, ये y है, 1 है। हाँ थोड़ा सुधार दें इसको जरा, हाँ 2 मिनट रुकिए, इसको हटा दीजिएगा, ये पूरा y बनेगा ना मेरा, ये पूरा y बन गया। तो x² = 4 और बेटा इधर x² = -4x। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा इधर, इधर तो मिलेगा -4, इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा 1। मेरा आंसर कितना आ गया, -4 × 1/3, दैट इज -4/3। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा इस चीज का यूज हमें कब करना है, जरा आप समझ लीजिएगा बेटा। इसका हमें बेटा यूज करना है जिस कर्व का मुझे स्टैंडर्ड एरिया पता है। जैसे हम जानते हैं कि मुझे इसके कर्व का स्टैंडर्ड एरिया पता है। ठीक है, और क्या पता है, देखो हमने यहाँ लिखाया था इन दोनों के बीच का स्टैंडर्ड एरिया पता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का स्टैंडर्ड एरिया पता है। तो बेटा अगर कोई ऐसा कर्व आता है जिसको आप इन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेटा उसको बजाय भिड़ने के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो। ये बात सभी को समझ में नहीं आई? जैसे अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन जब हमने किया था तो हम बार बार बाकी प्रॉपर्टीज का यूज करते थे। किंग के मेरे पास जो 4 सेट है, याद है किंग के हमने 4 सेट के फॉर्मूलेस पढ़े थे। ठीक है, तो बेटा हम बाकी प्रॉपर्टीज को यूज करते थे किंग के 4 सेट में कन्वर्ट करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन हम करते थे तो भी किंग की वजह से कर लेते कि भाई किंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हाफ एंगल करते थे तो बेटा किंग के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, याद है ना, ln 1 + tan x का फॉर्मूला हो गया, sin x का फॉर्मूला हो गया, क्लियर, आपका गामा फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, हाँ विल्सन फॉर्मूला हो गया। तो बेटा आपने जो बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या किस लिए पढ़ी थी, जिससे कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दें। ठीक है ना, तो बेटा अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले कर्व मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनकी ओरिजिन को शिफ्ट करके चेक करोगे कि क्या वो सीधे करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इसका यूज हमारे पास ये होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने ये रहा। बेटा देखिए हम अगर फिर से 2 कर्व देखें तो बेटा देखो देखो एक बात और समझिएगा जरा चीजों की, कि सर मैं इसका एक्चुअल में कर्व बना भी, मेरे लिए कर्व बनाना भी बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा अगर मैं ऐसा कर्व बनाना चाहूँ तो। ठीक है, इसका तो बन जाएगा बट इसका टिपिकल हो जाएगा। क्यों टिपिकल हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा कर्व के अंदर 2 वेरिएबल एक साथ चल रहे हैं, एक्स और वाई, और वो भी अकेले अकेले नहीं है। देखो y² भी है और y भी है और x² भी है और x भी है। तो बेटा एक तरह से आप चाहें भी तो कर्व में x और y को सेपरेट करने में बेटा आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है ना, और हम जानते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था वो तो हमने सिंपल सा पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx पढ़ा था, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dy पढ़ा था। और यहाँ पे तो वो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो
तो आपने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी होगी अपने 11th क्लास के अंदर कॉनिक सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये आपको होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और बेटा हम जानते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन को इजीली किसी ना किसी कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्कल में, पैराबोला में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर कभी भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन देखने को मिलती है तो ट्राई करिए कि उसको कन्वर्ट कर दें अपने स्टैंडर्ड कर्व के अंदर, जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल। क्योंकि देखो पैराबोला का भी हमने पढ़ लिया, इलिप्स का हमने पढ़ लिया, सर्कल का तो सर हम बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहली बात तो मुझे दिख रहा है, देखो पहली बात तो कन्वर्ट करना सीखो कि सर मैं इसको कन्वर्ट कैसे करता हूँ, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रख लो, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कांस्टेंट को तो हम अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं, कांस्टेंट को तो हम अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो वेरिएबल को पहले आप साथ बैठा लीजिए। 9x क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर, माइनस में 36x, जगह खाली छोड़ दी, प्लस में इसको लिखेंगे बेटा 2y का स्क्वायर, प्लस में 84, और बेटा लास्ट में बेटा जो 4 था बेटा मैंने 4 को इधर लिख दिया, ठीक है। अब आप ये देखो कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। मैं इधर क्या लिखूं कि ये मेरा फॉर्मूला बन जाए, तो सिंपल सी एक बात तो ये भी दिख रही है, 9 कॉमा ले लूं उसमें से तो 3 हट जाएगा, इसमें से भी क्या हट जाएगा, इसमें सिर्फ 4 हो जाएगा, 9 मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब सोचो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूं कि यहाँ पे ये 4 आ जाए, ये तो एक्स स्क्वायर हो चुका है अकेला, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा बेटा, यहाँ पे ऐड होगा बेटा +4। तो बेटा अगर मैंने +4 ऐड किया तो 9 बाहर है, तो 9 × 4 कितना हो गया 36, तो बेटा मुझे यहाँ पे -36 करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मुझे इधर -36 करना पड़ेगा। तो बेटा ये हो गया -36, ठीक है। अच्छा इधर बेटा मैं क्या करूं, देखो इधर दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो 4 बाहर आ गया, इधर क्या रह गया 2 रह गया। अब मैं क्या ऐड करूं बेटा, अब बेटा मुझे ऐड करना पड़ेगा बेटा 1 का मतलब ब्रैकेट में 4 बाहर है, तो अगर मैं अंदर ऐड कर रहा हूँ 4 तो बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा 4 माइनस करना पड़ेगा, ये बेटा मैंने 4 बाहर माइनस कर दिया, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, -36 इधर चला गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 9 × x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4y + 1 का होल स्क्वायर = 36। 36 का डिवाइड कर दें, मुझे क्या मिला x - 2 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बाई 9। क्लियर हुआ, नहीं हुआ बेटा, ये क्या जा रहा है बेटा, ये बेटा मेरा इलिप्स जा रहा है, क्या जा रहा है, इलिप्स जा रहा है, जिसकी ओरिजिन क्या है बेटा, जिसकी ओरिजिन है बेटा मेरे पास 2, -1, 2, -1, ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं दूसरी लाइन, दूसरा बेटा मुझे ये दिख रहा है, अब बेटा दिख रहा है कि मुझे 2, -1 की यहाँ पे लाइन बनी है, तो ट्राई करो कि यही इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का, कि जिसकी एक्सेस क्या हो 2, -1 हो। क्लियर, तो कैसे करूंगा, देखो 2 कब आया था यहाँ पे, x - 2 बना था, तो बेटा यहाँ पे x - 2 कब बनेगा, कि अगर मैं इसमें देखो सोचो जरा कि मुझे 9 के अंदर x - 2 बनाना है, तो बना दे, सिंपल सी बात है, मैंने बना दिया 9 × x - 2, ठीक है। और क्या बनाना है बेटा 6 × y के साथ क्या बनाना है बेटा, y के साथ बनाना मुझे y + 1, तो ये हो गया y + 1, y + 1, ठीक है, बनाना सीखो। तो बेटा इधर देखो मैंने माइनस क्या किया बेटा, मैंने माइनस किया है, माइनस मैंने किया है 18, तो बेटा मुझे यहाँ पे +18 करना पड़ेगा। इधर प्लस क्या किया है बेटा, मैंने इधर प्लस किया है 6, तो बेटा मुझे -6 करना पड़ेगा, और बेटा लास्ट में 4 तो बैठा ही बैठा है, लास्ट में -3 तो बैठा ही बैठा, तो बेटा मेरा ये हो गया -3। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई, तो देखो ये इस तरह से हो गया, दिख रहा है +18 क्योंकि माइनस किया है और इधर ऐड किया है, तो ये -18, ठीक है ना। तो बेटा मेरे पास क्या आंसर आ गया बेटा, देखो मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। और बेटा अगर आप इसको 18 को उधर लेके जाते हैं और इसे डिवाइड करते हैं, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिल जाएगा 8 - 2/2 प्लस y + 1/3 = 1, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको फिर से अपनी उस सेक्शन पे शिफ्ट कर दूं जिसका ओरिजिन क्या है मेरा 2, -1, तो बेटा मेरे पास कर्व क्या बन चुका है, x/2 प्लस y/3 = 1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेरे पास कर्व बना था, इसका a क्या है 2 और b क्या है 3, इसका मतलब मेरा जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और जो ये लाइन जो जा रही है ना, ये लाइन इसको काटेगी, ऐसे काटेगी, कुछ इस तरह से काटेगी। दिख रहा है एक्स इंटरसेप्ट कितना है 2 और वाई इंटरसेप्ट कितना है 3। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बीच का एरिया, तो क्या दिख रहा है, सिंपल सा बात है, इस इतना एरिया निकालो और उतने एरिया में से बेटा इस ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो,
माइनस कर दो। और बेटा इतने का एरिया कितना होता है बेटा, हम जानते हैं पूरे एलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी, तो इतने का एरिया कितना हो जाएगा पाई ए बी बाई 4 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 इंटू ए बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी 3, तो पाई 2 इंटू 3/4 माइनस 1/2 2 इंटू 3, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 3 पाई बाई 2 माइनस का 3। अगली हेडिंग है बेटा मेरे पास एरिया बाउंडेड बिटवीन द इनवर्स फंक्शन विद नोइंग इनवर्स फंक्शन। ये बात रखना, विद नोइंग क्या होता है, सिंपल सी बात समझो कि बेटा अगर कभी भी आपको इनवर्स फंक्शन का विद नोइंग फंक्शन लिखा होगा बेटा तो इंप्रूव कर लीजिएगा इसको, विद नोइंग फंक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ बेटा अगर आपको कभी भी इनवर्स फंक्शन का एरिया निकालना है, भाई सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने आपको एक फंक्शन दे दिया और आपसे बोला है कि भाई इसके इनवर्स का एरिया निकालो। क्या दिया बेटा आपको? आपको एग्जामिनर ने दिया है फंक्शन और आपसे पूछ लिया है कि भैया इसके इनवर्स का एरिया निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो भी मेरा इनवर्स फंक्शन होता है, अगर आपको याद हो, मैंने इनवर्स टेगो में आपको बताया भी था कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज ग्राफ का y इक्वल टू एक्स पे क्या होता है, मिरर इमेज होता है। क्या होता है? एक बार एक तरह से मिरर इमेज होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये कर्व मेरा इस तरह से ऐसे जा रहा है, तो जो इसका इनवर्स होगा वो उसकी ठीक मिरर इमेज ऐसे बनाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जितना एरिया ये जो इनवर्स फंक्शन ए से लेके बी में कवर अप कर रहा है, उतना ठीक एरिया आपका जो ये नॉर्मल जो मेन फंक्शन होगा बेटा वो एक्स वाई इक्वल टू ए से लेके बी में कवर अप करेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? जितना एरिया मेन फंक्शन y इक्वल टू ए से लेके बी में कवर कर रहा है, उतना ही बेटा इनवर्स फंक्शन a इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए से लेके बी के बीच में कवर अप करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आपको इनवर्स का फंक्शन, इनवर्स आपको कोई फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, और उसके इनवर्स का आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो बेटा हम बजाय इसके ग्राफ के हम बेटा इसका ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू fx। अगर ये कर्व है इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स x। क्या ये स्टेटमेंट सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा देखो मुझे क्या मिल जाएगा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया है बेटा एरिया बाउंडेड बिटवीन बाउंडेड बाय द इनवर्स ऑफ fx is equal to x cube plus 3x plus 2 x axis and x is equal to -2 and x is equal to 6। बेटा देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है इनवर्स दे दिया है। अब बेटा देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो मेरा फंक्शन, बेटा देखो कभी भी इनवर्स निकालने से पहले एक बात ध्यान रख लो कि मेरा कर्व बनेगा कैसा, मेरा कर्व बनेगा कैसा। जैसे इस कर्व की अगर मैं बात करूं तो मेरा कर्व कैसे बनेगा, क्योंकि जब तक आप कर्व नहीं निकाल पाओगे प्रॉपर्ली तो उसका इनवर्स कैसे निकालोगे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो मेरा कर्व क्या होगा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब जो मेरा कर्व होने वाला है पहली बात तो इंक्रीजिंग होगा ऑलवेज, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। अच्छा अगर इंक्रीजिंग होगा तो हम जानते हैं क्यूबिक फंक्शन का कर्व कैसा बनता है बेटा, इस तरह से बनता है। बट सर ये इंटरसेप्ट कहां करेगा, वो तो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। तो बेटा मुझे तो एक्स क्यूब से मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो इसके एग्जैक्ट रूट से मतलब ही नहीं है, मुझे तो अप्रोक्सीमेट कर्व बनाना है। तो एक बात सोचो कि अगर मैं फंक्शन में 2 डालता हूं तो 0 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, f0 क्या मिलेगा बेटा, f0 मिलेगा मुझे 2। अगर f0 बेटा मुझे 2 मिल रहा है, इसका मतलब जो ये मेरा कर्व है वो 2 से ऊपर शिफ्ट हो चुका है, मतलब इस तरह से। क्या सभी को मेरी बात समझ में नहीं आई? मतलब वो 2 से इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो चुका है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा एक बात और, मैंने आपसे कहा था कि इनवर्स फंक्शन को अगर मुझे x इक्वल टू -1 से -6 तक निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेन फंक्शन का y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 6 के बीच में निकाल लूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा फिर से समस्या यहाँ पे हमारे सामने क्या क्रिएट हो रही है कि भाई सर अगर मैं y की लिमिट अगर मैं लगाता हूं, तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरी y लिमिट जा रही है तो मेरा फॉर्मूला होता है x इंटू dy। याद आया सभी को? मेरा फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू dy। बट सर यहाँ पे तो y इज इक्वल टू मुझे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है, और अगर मैं यहां से x निकालने बैठ गया तो फिर मेरे तोते उड़ जाने, सीधी सी बात है, क्यूबिक फंक्शन हो गया। तो फिर मैं क्या करूं, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं बजाय इधर खेलने के मुझे y, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर
अगर इनवर्स मेरा x इज इक्वल टू -1 से 6 के बीच में है तो मेरा मेन फंक्शन y इज इक्वल टू -2 से 6 के बीच में होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही कहा था, बट अगर मैं y के कॉरस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। तो एक बात हमने और कही थी कि जितना, अगर मुझे किसी भी कर्व का एरिया निकालना है, ठीक है, तो मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो y के रेफरेंस में निकाल लूं और चाहूं तो x के रेफरेंस में निकालूं। क्या सभी को याद आई चीज ये? मैंने कहा था कि चाहे तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप चूज कर लूं, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चूज कर लूं, मेरी मर्जी, बट आपको उस स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सा सिंपल सा मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि अगर मुझे इधर ये x नहीं पता, मेरे लिए y इंटू डी एक्स ज्यादा कंफर्टेबल है, y इंटू डी एक्स ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं इसमें भी सॉल्व कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम की बात क्या है सर, मेरे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x1 और x2 यहाँ पे होने चाहिए थे, x1 और x2 जो यहाँ पे होने चाहिए थे वो मुझे नहीं पता। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो उसने x1 x2 तो नहीं दे रखे, बट इन x1 x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y1 y2 होने थे वो उसने दे चुका है। क्या अब ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? इन दोनों x1 x2 के करस्पॉन्डिंग जो y1 y2 होने थे वो दे चुका है। ये कितना है देखो, ये कितना है y1 -2 और y2 कितना है 6। तो मेरा पहला काम क्या होगा कि भैया मैं इन दोनों के करस्पॉन्डिंग्स x निकाल लूं। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्योंकि अगर मेरा x निकल गया तो मुझे बजाय इस मेथड के करने के मैं उसी सेम क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहला काम एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इजिकल टू 6 रख दिया, तो बेटा यहां से मेरा x आ गया x इजिकल टू 1, और जब 2 रखूंगा तो बेटा मेरा x आ गया -1। इसका मतलब बेटा मुझे फंक्शन को इंक्रीट करना है, कहां से लेके कहां तक बेटा -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। बट फिर से पंगा कि हमने जो देखा था सर, हमने तो ये देखा था कि जब हमने इनवर्स का, देखो ये जो मेरा इनवर्स फंक्शन का एरिया है, वापस मैं बोल रहा हूं कि सर हमने देखा था कि इनवर्स फंक्शन का एरिया जो ये वाला ये मांग रहा है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके मेन फंक्शन का एरिया होता है वो सर वाई एक्सिस से निकलता है। यही तो देखा था हमने, हाँ जी यही तो देखा था, यही तो निकलता है। बट अगर आप एक्स से निकालोगे तो आप नीचे वाला निकाल रहे हो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं इसको सिर्फ x की लिमिट निकालता हूं, अगर मान लो मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं -1 से 1 के बीच में, ठीक है, तो एक्चुअल में मैं इसकी लिमिट निकाल दूंगा, ये एरिया निकाल दूंगा, ये वाला। क्या समझ में आ रहा है? क्या निकाल दूंगा? ये वाला एरिया, ठीक है। बट मुझे एक्सिस और कर्व का एरिया नहीं निकालना, मुझे तो वाई एक्सिस और कर्व का एरिया निकालना है। किसका? वाई एक्सिस और कर्व के एरिया निकालना है। कहां से? y इज इक्वल टू 6 से लेके y इज इक्वल टू -2 तक, ठीक है। तो बेटा वापस मैं कर्व बना रहा हूं, जरा अब आप दूसरी बात और समझना। देखो क्वेश्चन बेटा जब हम करेंगे ना, तो अभी तो हमें कई बार क्या लगता है, मैं सीधा आपको बता दूंगा ना कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो तुम्हें समझ में बिल्कुल ईजी आ जाएगा सर, ठीक है। बट जब खुद करने बैठो तो समझ में आएगा सर मैं लिमिट क्या लगाऊं और इस लिमिट से क्या मुझे मिलेगा, क्या फायदा होगा। तो बेटा क्वेश्चन हमें काफी कुछ हेल्प दे देता है, फिगर हमें काफी कुछ हेल्प दे देता है। अगर आप इस फिगर को बना लेते हो, जरा समझना, मैं वापस समझाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को। मैंने आपसे कहा था, वापस नहीं मतलब एक बार और हम अलग तरीके से एक बार और समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमें इस चीज का एरिया निकालना है तो इसका एरिया इस कर्व के बराबर होगा। इसका मैंने कर्व देख लिया, अब सर ये वाला मेरा इसका ये कर्व है, ये दिख रहा है, ये वाला मेरे इसका ये कर्व है, ठीक है। y इज इक्वल टू -2 सर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और y इज इक्वल टू 6 मेरी ये वाली लाइन है, और x एक्सिस सर मेरी ये वाली लाइन है। मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। तो अब ये सोचो कि सर मैं वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू इसका ये एरिया कैसे निकालूंगा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू का मुझे निकालना चाहता हूं, तो बेटा मैं ये बोलूंगा कि 0 से लेके 1 तक मेरी लाइन कर वर्टिकल स्ट्रिप के अंदर मैं ये बोलूंगा कि ये दो कर्व के बीच का एरिया है। पहला कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 6, और दूसरा कर्व क्या है? fx। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर -1 से 0 तक कौन सा ऊपर कर्व कौन सा है? fx, और नीचे कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू -2। और अगर मैं इसी को हॉरिजॉन्टल में निकालता, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाई उस केस में तो मुझे सिंपल सी बात है, इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल देना है एक्सिस के अबाउट, तो मुझे दिक्कत नहीं आती। बट उस केस में दिक्कत क्या थी? आपके पास x नहीं था।
क्या आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मैंने क्या बोला? तो मेरा काम क्या करना है कि अगर आप इसको वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में निकालने की सोचोगे तो जो y इज इक्वल टू -2 और 6 था वो आपकी एज ए लिमिट काम ना करके वो आपके लिए एज ए कर्व काम करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और इधर लोअर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, -1 से लेके 0 तक एफ एक्स माइनस में -2 नीचे वाला, और 0 से लेके 1 तक ऊपर वाला क्या है 6 माइनस एफ एक्स, 6 माइनस एफ एक्स। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया बेटा ये क्या है, छोटी सी हेडिंग है बेटा, लास्ट हेडिंग है, एक ही क्वेश्चन का है। क्या बोलता है बेटा, सिंपल सी बात है कि भाई अगर मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, ये आपका कर्व जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, ए से लेके बी के बीच में, ए से एक्स इज इक्वल टू ए से लेके सी के बीच में अगर आप इस कर्व पे कोई लाइन खींच रहे हो इस तरह से, ठीक है, तो आपको लाइन इस तरह से खींचनी है कि आपका एरिया मिनिमम या मैक्सिमम हो जाए। क्लियर नहीं हुआ? एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। यहाँ पे हम खींचेंगे तो ये एरिया जाएगा। अगर मैं इस लाइन को नीचे कर दूं तो एरिया कौन सा होगा, इधर ये वाला और इधर पूरा ये वाला, होगा नहीं होगा? देखो इधर अलग से मैं कर्व बना देता हूं आपके लिए। अगर बेटा मैं लाइन अलग अलग खींचता हूं तो अभी एरिया कौन सा जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर इसी लाइन को बेटा मैंने खींच के नीचे ले गया, इधर ले गया, तो अब कौन सा एरिया गया बेटा, ये वाला, जा रहा है नहीं जा रहा? तो बेटा अगर मैं इस लाइन को अलग अलग जगह मूव करता रहूंगा तो मेरा एरिया बदलेगा नहीं बदलेगा? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? मेरा एरिया क्या होगा, लगातार कन्वर्ट होता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया मैं x इक्वल टू सी के किस पॉइंट पे लाइन खींचूं कि भैया मुझे मिनिमम एरिया निकल जाए, मेरा क्या निकल जाए, मिनिमम एरिया निकल जाए, ठीक है। तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, वो होती है बेटा a प्लस बी बाई टू। ध्यान रखिए क्या होती है बेटा, फॉर c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब अगर इस कर्व का c मिड पॉइंट है तो बेटा वो क्या दे देगा, मिनिमम एरिया दे देगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या लगेगी बेटा, कंडीशन ये लगेगी कि पहली बात तो एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा बेटा एफ एक्स मेरा मोनोटोनिक होना चाहिए। काम की बात, सबसे काम की बात, मोनोटोनिक होना चाहिए, मतलब आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। क्लियर? चलिए मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, a प्लस बी बाई टू। और मैक्सिमम कब निकलेगी बेटा, मैक्सिमम निकलेगी बेटा a इज इक्वल टू सी पे, a इज इक्वल टू सी पे, ठीक है ना। अच्छा अगर बेटा हम इसकी प्रूफ की बात करें तो बेटा सिंपल सी बात ये है, अगर मुझे प्रूफ की बात करनी है तो देखो a से लेके c के बीच में कर्व ऊपर, कर्व ऊपर, लाइन नीचे, ठीक है, और c से लेके b के बीच में लाइन ऊपर, कर्व नीचे, ठीक है ना। तो देखो ये रहा एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ सी का मतलब एफ सी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई मेरी, एफ सी मेरी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई, आप जानते हैं। क्लियर? तो एफ एक्स माइनस एफ सी और उसके बाद एफ सी माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये आपका आ गया एरिया। अगला काम क्या होगा, मुझे अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, अगर मैं देखूं तो इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, इसमें बेटा मेरा सी वेरिएबल है, सी क्या है, मेरा वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस एरिया को, जो मेरा एरिया निकला है बेटा, इसको मैं सी के रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, मैं इसको डी सी के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और सी के डिफरेंशिएट में क्या करूंगा, इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो बेटा मुझे यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू और एक सी इज इक्वल टू ए। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ए फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, बेटा ये ए एक्स है, ध्यान रखिएगा, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ये ए एक्स है, प्लस ए एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स एक्सिस एंड टू लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा इज एट लीस्ट, एक्सट्रीमा इज लीस्ट, ठीक है। जरा समझिएगा बेटा, आपसे क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट निकालो इस तरह से, ए पॉइंट निकालो इस तरह से कि जो एरिया मेरा कवर अप हो रहा है किसमें, इस कर्व के थ्रू, ठीक है, एक्सिस के थ्रू, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, कि भैया वो उसका जो एरिया जाए ना वो क्या जाए, एक्सट्रीमम जाए। एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब जरा मैं सिंपल सी बात करूं तो देखो ये मेरे पास कर्व जा रहा है, क्यूबिक कर्व है। क्यूबिक कर्व हम जानते हैं किस तरह का होता है बेटा, कुछ इस तरह का होता है भैया, आएगा लौट के चला जाएगा, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कोई भी दो लाइन मैंने ले ली है, एक लाइन ये ले ली है बेटा, एक लाइन मैंने ये ले ली है, ठीक है। ये हो गई x इक्वल टू 1, ये हो गई x इक्वल टू 2, ठीक है। हम जानते हैं x इक्वल टू 1 भी क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, और ये भी क्या है बेटा x इक्वल टू 2 भी क्या है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या इतना क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? ठीक है, मैंने रैंडमली दो लाइन ले ली है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ठीक है। आगे मुझसे क्या बोल रहा है कि भैया मुझे ये एरिया, मैं क्या करूं कि मेरा एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मेरा एरिया क्या हो जाए, एक ही क्या वैल्यू हो कि मेरा एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैंने कहा ना सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, मोनोटोन वाला कॉन्सेप्ट होगा जो, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6x प्लस ए, x इंटू ए था ना, याद हो तो आपको मैंने कहा था x इंटू ए प्लस ए, और 1 कितना हो गया 0, ठीक है ना। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा देखो इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दोनों है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, d को निकालूंगा। इसका बेटा d कितना आएगा, देखो बेटा d मेरे पास आया बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अगर मैं बात करता हूं तो d कितना आया बेटा, d मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी d कितना होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा जरा वापस सुधार करिए, x ही है ये, a नहीं है, ये x ही है। अभी a क्या दे रखा है, मुझे फाइंड a करना है। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ हमने मिस्टेक की है, ठीक है। ये 1 ही है, तो मेरे पास ये d कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है मतलब इसके मेरे दो रूट होंगे, कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे, x1 और x2, ठीक है। जरा बेटा अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से x1 प्लस x2 क्या जाएंगे बेटा, -2 जा रहा है, और x1 इंटू x2 कितना जा रहा है बेटा, 1/3 जा रहा है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा आपको जानते हैं कि जहां पे भी मेरा डैश 0 होता है, अगर आपको याद हो तो हमने एओडी के अंदर पढ़ा था कि जहां पे भी मेरा एफ डैश एक्स 0 होता है वो मेरा एफ एक्स का क्या होता है, मिनिमा और मैक्सिमा होता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और एफ डैश जहां पे मेरा मिनिमा मैक्सिमा होता है उनके बीच में कर्व एक जगह तो कर्व को कट करता ही करता है। ये भी सभी को याद है कि नहीं है? तो बेटा अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो ये मेरा x1 ये हो गया और ये मेरा x2 ये हो गया, ठीक है। दोनों का सम कितना जा रहा है बेटा, -2, और प्रोडक्ट कितना जा रहा है, 1/3। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये सी क्या होगा मिनिमा के लिए, ये सी क्या हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं ये सी क्या होगा बेटा, हाँ मिनिमम। अगर मुझे एरिया कवर अप करना है, अगर मुझे मिनिमम एरिया कवर अप करना है तो बेटा सी कितना हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा a प्लस b/2, दैट इज -2/2, दैट इज -1। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब ये पॉइंट कितना आ गया, -1,0, ठीक है। और बेटा अगर मैं -1,0 को कर्व में डालता हूं तो बेटा एक्चुअल में कर्व में ए बेटा मेरे पास ये है, ये रहा, दिख रहा, ये है मेरा ए। अगर मैं -1 को कर्व में डालता हूं तो y तो मेरा 0 आ रहा है, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, देखो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 -1 प्लस a, बेटा a आपका निकल चुका है -1। इज इट क्लियर टू ऑल? ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर से बेटा हम डी को, अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा बाय। बेटा इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा जो चैप्टर का बनता है बेटा, वो बनता है बेटा हमारे पास एरिया बिटवीन टू कर्व। ध्यान रखिएगा बेटा, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं ना, 90% क्वेश्चन बेटा आपके एरिया बिटवीन टू कर्व के आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी निकल गए क्योंकि इनमें बेटा इनके क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं और सिर्फ एडवांस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट बाकी जो टॉपिक हैं, अधिकांश जो क्वेश्चन बनते हैं आपके 90% बेटा, वो अधिकांश बेटा इसके बनेंगे, मेरे पास दो कर्व के बीच का एरिया क्या होगा, दो कर्व के बीच का एरिया क्या होगा, जो हम पिछले 2-3 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ये वाला कर्व हो गया, ये वाला कर्व हो गया, ठीक है। ये वाला हमने क्वेश्चन किए थे बेटा, इनिशियल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे पहले 20 पेज है बेटा, वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी था, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बाय टू।